नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम है हमारा पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स, जेंडर एंड एनवायरनमेंट। दोस्त 100% पास होने के लिए आज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहला दोस्त जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारे स्क्रीन के ऊपर है। जो मैं आपको बताऊंगा उसको आपको इसलिए अच्छे से कंसेप्ट को समझना है, टॉपिक को बना के भी लिख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जाति, लिंग, वंशजता यानी कि जो वंश है, वंशजता तथा वर्ग का विशिष्ट श्रेणी के रूप में विवेचन कीजिए। उनके अंतर संबंध स्पष्ट कीजिए, यानी कि तो डिस्कस करना आपको कास्ट, जेंडर, एथनिसिटी एंड क्लास। तो इनके बीच में जो इंटरकनेक्शन है या जो इंटर रिलेशनशिप है आपको ये बताना है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है। चलिए आंसर्स की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जाति और सामाजिक असमानता यानी कास्ट एंड सोशल इनइक्वालिटी। दोस्तों भारत जैसे देशों के अंदर शुरू से ही भारत में कहीं ना कहीं दोस्त इनइक्वालिटी अगर देखेंगे हम आर्यंस के बाद जो हमारा टाइम आते रहा, इनइक्वालिटी समाज में देखा गया। वर्ण के और कास्टेज में सोसाइटी पूरी बढ़ते चले गई। देखो लोकतंत्र में समानता सबसे बड़ा एक सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल होता है। डेमोक्रेसी जो भी कंट्री होगा, जहाँ पे भी डेमोक्रेटिक होगी वहाँ पे दोस्त इक्वालिटी होनी जरूरी है, तभी वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री कहला पाएगा। लेकिन दोस्त जाति व्यवस्था असमानता को जन्म देती है और ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में होती है। तो जाति व्यवस्था लोकतंत्र के बिल्कुल विरोधी है, डेमोक्रेसी का पूरा विरोधी है। लोकतंत्र का दोस्तों आधार ही होता है इंडिविजुअल की लिबर्टी, डेट मीन्स इंडिविजुअल का फ्रीडम। तो जिस कंट्री के अंदर स्वतंत्रता नहीं है एक इंसान को, वो कंट्री कैसे वहाँ पे लोगों को इक्वालिटी देगा? वो कंट्री कैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगा? जैसे दोस्त आज दुनिया भर कंट्री अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री तो कह लेते हैं, लेकिन ये डिसाइड या इस चीज़ का पता तभी चल पाता है उस देश के लोगों को कितना अधिकार और कितनी स्वतंत्रता मिली हुई है। आप दोस्तों कंपैरिजन कर सकते हो इससे चाइना और इंडिया के बीच में दोस्त, क्योंकि आज हम अगर पॉलिटिकली अगर हम कंपैरिजन करें तो दोस्त भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जहाँ की पूरी इंस्टीट्यूशन बिल्कुल फ्रीली है और दोस्त कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉर्डिंग वहाँ पे सब कुछ होता है। बट चाइना के अंदर दोस्त वन पार्टी सिस्टम है, वहाँ पे एक कह सकते हो कि रेस्ट्रिक्शन है, वहाँ की कई सारी चीज़ों पे फ्रीडम लोगों को कम है। तो है ना, इस तरीके से हम समझ सकते हैं जाति व्यवस्था में दोस्त प्रतिबंध लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हम कह सकते हैं कि जो कास्टिज्म है ये मतलब कि जो जाति भेद है भारत में, डिस्क्रिमिनेशन है कास्टेज के बेस पे, ये ख़त्म हो। डेमोक्रेसी के अंदर जो भेदभाव हुए जाति के आधार पे ये ना हो, जो कि दोस्त शुरू से देखा गया है। क्योंकि जाति व्यवस्था आपके एक फ्यूडल और सेमी फ्यूडल इकोनॉमिक रूप में जानी जाती है ना। एंड लोकतंत्र आधुनिक पूंजीवाद या उदारवादी व्यवस्था का दोस्तों उपज है। डेट मीन्स जो डेमोक्रेसी है ये मॉडर्न पीरियड के अंदर आप कह सकते हो कि सन 1600 के बाद से दुनिया भर के अंदर ये निकल कर आया। क्योंकि तो जैसे कि देखा गया तो 1776 के अंदर जब अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, अमेरिका जब आज़ाद हुआ, तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक रूप में फंडामेंटल राइट्स लोगों को दिया गया, जिसमें लिबर्टी का राइट्स था, इक्वलिटी का था, रिलीजन्स का था। एंड दोस्तों उसके बाद हमने देखा 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तो यहीं से आप कह सकते हो कि कैपिटलिज्म और उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म, ये दोनों ही कंसेप्ट दोस्तों वेस्टर्न कंट्रीज यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली, इन सब का देन है। तो आप कह सकते हो कि वेस्टर्न कंट्रीज से ही डेमोक्रेसी निकल कर आया, यूनान वगैरह से, जो कि अभी तक जो हमें पढ़ाया जाता है, अभी तक हम सबको जो पता है, और इसके बाद दुनिया भर के अंदर दोस्त ये फैलता चलेगा। तो लोकतंत्र जो है ये मॉडर्न कंसेप्ट है। बट दोस्त जो हम फेडरल सिस्टम देखते हैं, जो कि फ्यूडल सिस्टम जहाँ पे जमींदार यानी कि वो सबसे ऊपर राजा हुआ करता था, किंग का शासन होता था बेसिकली। एंड जो फ्यूडल्स है यानी जो सामंती है यानी जो जमींदार है, जिनको लैंडलॉर्ड कहा जाता था, वो किसानों से खेती करवाया करते थे। तो वहाँ पे दोस्त रेस्ट्रिक्शन था काफ़ी, एंड लोगों को फ्रीडम भी इतना नहीं था। राजा और कह सकते हो जो रिलीजन है इनका बोलबाला हुआ करता था। लेकिन तो जो लोकतंत्र है वो सोशल जस्टिस पे बेस होता है, वो सामाजिक न्याय के आधार पे बना हुआ होता है, जहाँ पे जाति व्यवस्था में न्याय और ये देखा जाता है कि सभी को ना ही कास्ट के बेस पे, ना ही दूसरे रिलीजन के बेस पे, किसी भी बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। लेकिन दोस्त अक्सर अभी क्या होता है कि जो जाति में उच्च है वो तो सबसे मस्त है, यानी उसकी मतलब कि पोजीशन, उसकी सोशल स्टेटस अच्छी मानी जाती है, और निम्न जो जाति का है दोस्त उसके साथ भेदभाव किया जाता है। अगर दोस्त हम देखें तो ब्राह्मणों को मान लो कि ब्राह्मणों का टाइम जब इस तरीके से वर्ण सिस्टम को डिवाइड किया गया था, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय है ना, यानी कि दोस्त अब वैसे शूद्र, हम चारों वर्णों को देखें तो एक ही अपराध के लिए ब्राह्मणों को सज़ा कम दी जाती थी और उसी सेम अपराध के लिए तो शूद्रों को सज़ा ज़्यादा दी जाती थी। यानी कि ब्राह्मणों को समाज के अंदर भी एक विशेष दर्जा प्राप्त था। जाति व्यवस्था सामाजिक असमानता और सामाजिक दूरी के सिद्धांत पर आधारित है। यानी जो कास्ट सिस्टम है दोस्त, ये एक ऐसे प्रिंसिपल पर बेस्ड है जो कि सोशल इनइक्वालिटी और सोशल डिस्टेंस को जन्म देता है। आर्थिक और सामाजिक विशेषाधिकार और दो सत्ता के बीच में आपस में भेद करता है, ये डिस्क्रिमिनेशन करता है। भारतीय समाज में दोस्त ऊंच और नीच की जो भावना है ये बहुत
दिनों से दोस्त या बहुत लंबे अरसे से चले आ रही है और इसने पूरे समाज को जकड़ रखा है। नेक्स्ट इनइक्वालिटी भारत के अंदर जेंडर इनइक्वालिटी भी है, थोड़ी इसकी बात करते हैं हम। देखो भारतीय संविधान में तो साफ कहा गया है कि पूरा यानी कि सभी को राइट टू इक्वालिटी है। एंड दोस्तों आपको पता है कि जो 14 से लेकर 18 तक राइट भी है हमारे पास तो इक्वालिटी का। किसी को भी कास्ट या दोस्त रिलीजन के बेस पे है ना, बर्थ प्लेस के बेस पे, काले रंग गोरे रंग के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। बट आज क्या है दोस्त, जो स्त्री की वो जो भूमिका है वो पुरुष की भूमिका से बहुत कम आंका जाता है और इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। और राजनीतिक शक्ति पुरुषों तक ही यानी कह सकते हो कि जो मैन है उन्हीं तक लिमिटेड है। आज भी दोस्तों का पॉलिटिकल रूप से पार्टिसिपेट करने में अगर आज मेन जो तबका है वो पुरुषों का दबदबा है। पेट्रियार्कल सिस्टम है, पितृसत्तात्मक समाज है और महिलाओं को दोस्त ज़्यादातर पॉलिटिकल जो पार्टिसिपेशन है वो नहीं दिया जाता है। या उनका आज भी दोस्त भारत के लोकसभा के अंदर ये बिल अटका हुआ है, लोकसभा राज्यसभा बिल पास ही नहीं हो पाया कि महिला को भी यानी वुमेंस को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए एंड इंडियन पार्लियामेंट के अंदर, बट दोस्तों आज तक नहीं हो पाया। तो एक मंशा साफ है दोस्तों, भारत जैसे देश में ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए ये, क्योंकि एक पूरा वर्ग का रिप्रेजेंट करती है महिला भी हमारे भारत के अंदर। देखो पुरुषों के लिए घर के कार्य अपमानजनक माना जाता है दोस्तों भारतीय समाज के अंदर कि पुरुष घर का काम नहीं करेगी, महिला को तो सिर्फ 4 दीवारें तक के दोस्त अब तक तो बंद रखा जाता था। आज इस टाइम शहरों में तो बहुत ही तेज़ी से बदलाव आया है। महिला जो पढ़ लिख जाती है वो घर में तो नहीं रहती, वो बाहर ही रहती है, उसका घर में मन भी नहीं लगता। वो दोस्तों अपने घर के लिए 2-4 पैसे कमा के ही लाती है, अपने पाँव पे खड़े होती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनती है, तो घर वालों को फाइनेंशियल हेल्प भी करती है। लेकिन दोस्त भारत के अंदर क्या है, भारत में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को कम वेतन दिया जाता है, यानी कि एक मेंटलिटी ये चलते आ रही है लंबे अरसे से। बट आज इसमें सुधार हुआ है, बट अभी भी इसमें सुधार करने की जरूरत है। महिलाएं रोजगार कार्य में भागीदार बहुत कम है, तो उनकी दोस्त आय भी बहुत कम है, ठीक है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि घर वाले ये मानते हैं कि एक लड़की है वो काम क्यों करेगी, इसको जल्दी से पढ़ाओ, उसकी शादी करिए, काम खत्म है। तो डिस्क्रिमिनेशन ये शुरू से चलता आ रहा है ये, क्योंकि एक ये सोच है कंजर्वेटिव सोच है, रूढ़िवादी सोच है, दक्यानुसी कह सकते हो, पुरानी सोच। क्योंकि आज के टाइम पे अगर ऐसी सोच रहेगी तो देश तरक्की कैसे करेगा दोस्त, है ना। तो आज इस टाइम क्या है कि जो मेंटलिटी जो है महिलाओं के प्रति वो चेंज करने की ज़रूरत है, जिसमें दोस्त हमें दोनों को एक समान चश्मे से देखना चाहिए, चाहे वो गर्ल्स हो या वो एक बॉयज़ हो, सबको एक समान देखना चाहिए। एंड दोस्त एथनिसिटी के बेस पे जो इनइक्वालिटी है उसकी बात करते हैं। दोस्त हुआ ये था कि भारत के अंदर जब आर्यन लोग आए थे, यानी कि जिनको दोस्तों हम इंडो आर्यन के नाम से जानते हैं, ऐसा कहा जाता था कि वो ईरान से होकर भारत में आए थे, यानी कि मिडिल पार्ट से आए थे। और एक देखो अलग अलग थ्योरीज है, बट जो मेन पार्ट है हमें बस वो समझना है। ये कौन कह रहा है दोस्त, ये रिजले कह रहा है। रिजले एक थिंकर है, इसके द्वारा ये कहा गया है कि जो आर्यन है वो भारत के अंदर ईरान के रास्ते होते हुए भारत में आए थे। और जब ये आए भारत में तो ईरान के रास्ते होते हुए आए थे, तो ईरान में उस टाइम में 4 वर्ग में पूरी सोसाइटी डिवाइडेड थी, और यही वो 4 वर्ग थे जिसको आने के बाद आर्यन ने भारत में भी डिवाइडेड कर दिया 4 वर्ण। वो कौन थे दोस्त, वही सिंपल जो आगे चल के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहलाए। लेकिन दोस्त इस टाइम क्या हुआ, जब विभाजन की व्यवस्था थी वह भारत के अंदर भी पहुंच गई, जो पार्टीशन था सोशल डिवाइडेड था, क्योंकि आर्यन लोग ईरान से होकर आए और ईरान में ये पहले से ही व्यवस्था थी। ये दोस्तों कौन कह रहा है, ये सारी बातें रिजले के अनुसार है, क्लियर है। अब ये कहता है रिजले कि जो भारत के जो मूल जो निवासी थे वो द्रविड़ थे। ये दोस्त ध्यान रखना आपको, जिनको आज सिर्फ साउथ में ही कवर किया जाता है कि जो साउथ है सिर्फ वही द्रविड़ है, क्लियर है। एक चीज़ आप ध्यान रखना है दोस्त, भारत के पहले ये कहा जाता था कि मूल निवासी जो है वो द्रविड़ है। तो जब ये आर्यन आए तो आर्यन ने दोस्तों इन द्रविड़ों को हरा दिया, और उनके बाद आर्य प्रजाति ने अपने को एक अलग रखा, और इस तरीके से सब कैटेगरी की प्रजातियां बननी स्टार्ट हो गई। जो हारते गए वो नई नई प्रजातियां बनती चले गई, और यहीं से दोस्त अलग अलग कास्ट निकल कर आते चले गए। द्रविड़ों के साथ दोस्तों जो वैवाहिक संबंध होते थे, इसके ऊपर यानी कि जो आर्यंस है वो द्रविड़ों के साथ कोई शादी संबंध या रिलेशन नहीं बना सकते थे, ये इस पर रेस्ट्रिक्शन था। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी दोस्त कई सारे ऐसे रिलेशन देखे गए जब आर्यंस भी द्रविड़ी को यानी कि जो द्रविड़ यानी कि दोस्त जो है उनके लड़कियों से भी शादी करते थे, जिसको अनुलोम विवाह कहा जाता था, यानी कि अनुलोम मैरिज कहा जाता था। लेकिन जो आर्यन होते थे वो अपनी लड़कियों की शादी द्रविड़ों के साथ यानी द्रविड़ जो लड़के उनके साथ नहीं करवाते थे, है ना। लेकिन तो कई मामलों में ये भी देखा गया है कि जो आर्यंस हैं वो अपनी लड़कियों की शादी द्रविड़ यानी कि लड़कों के साथ भी करवाए हैं। 1-2 बार दोस्तों ऐसा कुछ हमें एग्जाम्पल मिलता है। इसको कहा जाता है प्रतिलोम विवाह, क्लियर है। इसको क्या कहा जाता है, प्रतिलोम विवाह। जिन समूहों ने प्रतिलोम विवाह किया वह परिवार समूह की भी जातियाँ उपजातियाँ बनते चले गए, क्योंकि दोस्त जब एक आर्यन ने
कह सकते हो कि एक आर्यन की लड़की ने द्रविड़ के लड़के के साथ शादी कर ली तो वो प्रतिलोम विवाह कहलाया, और इसके बाद उसका सरनेम जो उस लड़की का सरनेम है वो द्रविड़ के साथ जुड़ गया, और इस तरीके से जातियाँ बनती चली गई और जातियाँ उपजातियाँ कैटेगरी बनती चली गई। और दोस्त यहीं से स्टार्टिंग होता है ऊंच नीच का भेद। ये सारी बातें दोस्त जो मैंने आपको बताया इसने ये कहा है रिजले के अनुसार। तो ये सारी बातें आपको बतानी है कि स्टार्टिंग से ही ऊंच नीच की जो जातियाँ हैं ये अब जाके दोस्तों ये भावना पनपने चली गई, और जिस समूह का रंग और रक्त अधिक शुद्ध था उससे प्रतिष्ठा और ऊंची स्थिति यानी कि सोशल स्टेटस हायर मिला, स्टेटस उसका अच्छा रहा। और जिस समूह में रंग और रक्त का अधिक मिश्रण था वे समाज में दोस्त निम्न कहलाने लग गए, यानी कि कम कहलाने लग गए। और दोस्तों ये जो द्रविड़ हैं इनको धकेल कर यानी कि कह सकते हो कि इन आर्यन ने साउथ में ही सिर्फ लिमिटेड कर दिया, जो कि पूरे भारत में थे, अब वो वहीं तक रह गए। दोस्त ये सिर्फ रिजले के अनुसार है, इसके ऊपर कई सारी और थ्योरीज है, अलग अलग बातें कही जाती है। ठीक है, ये दोस्तों डिबेट का इशू है कि आर्यन सिर्फ भारत के ही मूल निवासी थे आर्यन, ये भी कहा जाता है। आर्यन बाहर से नहीं आए, वो तो भारत के ही थे। तो अलग अलग बातें, बट रिजले के अनुसार बता रहा हूँ आप सभी को, मैं ये ध्यान रखना आपको। ठीक, तो सोसाइटी में दोस्त ये देखा गया। एंड अब यहाँ पे क्या है, तो घुरिये जो है एक अलग थिंकर आया घुरिये, इसने रिजले की अवधारणा की दोस्तों बताते हुए आगे इसने ये लिखा कि जो आर्य हैं प्रजातीय, जो आर्यन प्रजातियाँ हैं उन्होंने मूल भारतीयों को दास या शूद्र की संज्ञा प्रदान कर दी, और रंग के आधार पर उन्हें समाज में निम्न स्थान प्रदान कर दिया, या जैसे काले वगैरह जो हो गए हैं ना काले, एंड उनको ये कहते हुए इन्हें उनको निम्न जाति का कहना स्टार्ट कर दिया। और दोस्त आर्यों ने अपने धर्म की पवित्रता को बनाए रखने के लिए शूद्रों के साथ खान पान विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया, और दोस्त शूद्रों को पूजा आदि करने के अधिकार से भी वंचित कर दिया। और दोस्त इस तरीके से समाज के अंदर आर्यन अपने आप को यानी कि उच्च जाति के कहने लग गए, और प्रजाति को ही जाति की उत्पत्ति का आधार मानने लग गए। आर्यन और द्रविड़ के बीच जो संघर्ष हुआ दोस्त, इसके फलस्वरूप वर्णों की उत्पत्ति हुई, यानी कि जो वर्ण सिस्टम देखते हैं वो उसकी जो राइज है तभी हुआ जब आर्यंस और जो द्रविड़ है इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ। तो इस कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद दोस्तों क्या हुआ, वर्ण सिस्टम का जन्म हुआ। वर्ण सिस्टम, जिस वर्ण सिस्टम को हम कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, इनमें दोस्तों इन तीनों की सेवा करता है ये शूद्र, जिसको सबसे निचला स्थान मिला हुआ है। और इसी के साथ दोस्तों सबसे डिस्क्रिमिनेशन होता है जो इसके जो शूद्र वंश से हैं। क्लियर दोस्तों, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ कलर, यानी कि ये सभी दोस्तों अपने कलर के अकॉर्डिंग सब अलग अलग हैं। एंड दोस्त इनके साथ सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया गया। वर्ग एवं असमानता, दोस्त भारत के अंदर वर्ग की भी असमानता दिखती है हमें। वर्ग यहाँ पे क्लास से है, जिसमें दोस्तों वर्ण व्यवस्था में बहिर्विवाह और अंतर्विवाह होते थे। वर्ग और जाति में बहुत बड़ा अंतर यह है कि दो जाति कर्म कांड पर निर्भर होती है, और दोस्तों वर्ग जो है वो धर्मनिरपेक्ष हुआ करता था। क्लियर है, यहाँ पे दोस्तों आपके देख रहे हैं जो जाति है वो कर्म कांड पे, कर्म कांड जो ग्रंथ है कर्म कांड का पाठ, एंड जो वर्ग है वो धर्मनिरपेक्ष अपने आप को सेक्युलर कहलाता था। वर्ग में दोस्तों चेतना पाई जाती है, लेकिन जाति चेतना नहीं है, जाति में दोस्तों कोई चेतना नहीं है। तो ये सारी बातें कही गई कि वर्ग, तो वर्ग में आपको सिंपल ही बतानी दोस्तों, यानी अमीर और गरीब का जो क्लासेस जो है ये आगे चलता चला गया दोस्तों। ब्राह्मण काफ़ी अमीर होते चले गए सोसाइटी के अंदर, बाकी एक तबका गरीब रह गया जो जिसके पास रिसोर्सेस नहीं थे, ऐसे दोस्त किसान या ऐसे निचली जाति के लोग उनको कहा गया, और उन्हीं के साथ दोस्तों सबसे ज़्यादा भेदभाव किए गए। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या है, भूमंडलीकरण क्या है। भूमंडलीकरण का दोस्तों वैश्वीकरण भी कहा जाता है। उसके किसान मजदूरों पर प्रभावों का विवेचना करना है आपको, यानी कि ग्लोबलाइजेशन बताना है, और इसका क्या इफेक्ट पड़ा है पीजेंट्स और लेबर क्लासेस पे ये बताना है। देखो, संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को अगर हम जोड़ दें, यानी कि जब एक देश किसी दूसरे देश के साथ अपने आर्थिक संबंध इस तरीके से बनाता है, अपनी इकोनॉमिक रिलेशन इस तरीके से बनाता है कि आपस में वस्तुओं और सेवाओं, गुड्स एंड सर्विसेज का बिना रोक टोक लेन देन किया जाए, इसी को दोस्तों हम कहते हैं वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। अब उस देश के अंदर जो भी वस्तुएं सामान है वो हमारे देश के अंदर आए, और जो हमारे देश के अंदर वो हम इस देश के अंदर बेचे बिना किसी रोक टोक के, हम अपनी इकोनॉमी को इस देश के साथ जोड़ दें, यानी एक देश की इकोनॉमी विश्व के दूसरे देशों के साथ, है ना, यानी वर्ल्ड के किसी और अनदर कंट्री के साथ जब जुड़ जाती है और इकोनॉमिक लेन देन, है ना, यानी कि ट्रेड रिलेशन अच्छे अपने बेहतर बनाती है, उसको कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। क्लियर है यहाँ पे। तो भू मतलब क्या है, अर्थात पृथ्वी यानी कि अर्थ या धरती। तो भूमंडली यानी देखो, अगर आप एक चीज़ देखोगे यहाँ पे वर्ड को कंसेप्ट को समझोगे तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा कि जो भू है इसका मतलब सिंपल अर्थ होता है, भूमि होता है या धरती होती है, और मंडलीकरण
अर्थात मंडल में परिवर्तित कर देना। यानी दोस्त विश्व एक मंडल बन गया है। मंडल मतलब एक गांव बन गया है। क्यों दोस्तों ऐसा? क्योंकि आज जो भी हमारे कल्चर, जो हमारी जो खान पान रहन सहन बोलचाल जो हमारे कंट्री है, वो उस कंट्री में भी कहीं ना कहीं दोस्तों मिल जाएगी हमारी कल्चर भी। क्योंकि आज मान लो कि वेस्टर्न कल्चर है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, पुर्तगाल, है ना, आज दोस्तों इटली भी, इन सब कल्चर तमाम देशों में भी पाया जाता है। तो आज एक कंट्री के अंदर एक कल्चर सिर्फ बन के अब सिमट कर नहीं रही है, अब दुनिया भर के अंदर आपको सभी आइडियाज़ मिल जाएगी, आइडियोलॉजी के लोग मिल जाएंगे, उनका कल्चर दोस्तों मिल जाएगा। तो दुनिया पूरी एक विश्व गांव बन चुकी है, वर्ल्ड एक तरीके से पूरा एक विलेज बन चुका है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन पीजेंट्स एंड वर्कर्स क्लास के ऊपर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव रहा है मजदूरों और किसानों के ऊपर? देखो, मजदूरी की सुरक्षा और कल्याण के जो ढांचे में है उसमें दोस्तों बदलाव आया है। अब मजदूर सिर्फ अमीरों के लिए एक वस्तु मात्र बनकर रह गया है कि जब तक वो जो दोस्त बिजनेसमैन है, जो कैपिटलिस्ट है, वो मजदूरों से दोस्त उसकी मजदूरी तो लेता है बट उसको उचित मजदूरी नहीं देता है। कह सकते हो कि दोस्त अगर 6 घंटे का काम है तो उसको 100 रुपये देना है, तो अगर वो उस मजदूर से 8 घंटे भी काम करवा रहा है तो फिर भी उसको 100 रुपये ही दे रहा है। उसका जो सरप्लस होता है, एक्स्ट्रा जो उसका पेमेंट होता है, वो बिजनेसमैन अपने जेब में ही रख लेता है। इस वजह से मजदूरी की जो मजदूरन है या जो उसकी मजदूरी है वो उसको उचित नहीं मिलता। उसका यहीं से कल्याणकारी जो कार्य है उसका यहीं से रुकता जाता है, उसका एक्सप्लोटेशन होना स्टार्ट होता है। ये बातें दोस्त यहाँ पे कार्ल मार्क्स के द्वारा भी कही गई है, सरप्लस की जो थ्योरी है उसके अंदर। उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की 2 शर्तों के अधीन आज बंधा रहता है एक मजदूर और एक किसान, है ना। यानी पूरा बंध जाता है, पूरी एक आपस में एक आप एग्रीमेंट हो जाती है मजदूरों के और किसानों के बीच में दोस्तों, उद्योगपति बिजनेसमैनों के द्वारा, कि अब क्या है भाई कि मजदूर तो नकार ही नहीं सकता, वो पीछे हट ही नहीं सकता। तो दोस्त वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने मजदूरों को असहाय बना दिया है, हेल्पलेस बना दिया है। वो अब अपने ऊपर नहीं दोस्त, अब अपने मालिकों के प्रति डिपेंड है दोस्त। अब भी तो वो कर ही नहीं सकते चाह के भी। तो श्रमिक जो कानून है अब उसका तो कोई महत्व नहीं रहा, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि वैश्वीकरण से बेरोजगारी बढ़ी है। एंड अब एक प्लेस छोड़कर दोस्त सब लोग दूसरी जगह पे जा रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी बढ़ गई है। तो रोजगार की तलाश में लोग अब एक जगह पे तो रह नहीं रहे, कई और जगह पे जा रहे हैं। मान लो गांव में है तो शहरों में जा रहे हैं। अब वही लोग शहरों में जाकर दोस्त रहेंगे तो अपने घर परिवार को छोड़ कर जाएंगे। ऐसे में क्या होता है कि दोस्त उनका जो इंटरकनेक्शन है अपने फैमिली से वो भी कट जाता है, और वो अब शहरों में जाकर दोस्त उनको वो काम करना पड़ता है जो उस काम के लिए वो बने ही नहीं है। अब यहीं से दोस्तों लाचारी और बेरोजगारी का जो चरम बिंदु है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो किसानों पर दोस्तों नकदी फसलों की पैदावार पर बल दिया जाता है। किसानों पर हमेशा ये जोर दिया जाता है कि किसान हमेशा वही फसलें उगाए जो नकदी फसलें हैं, यानी कि दोस्त जिनको बेचते ही पैसा मिलेगा। ठीक है। अब दोस्तों इसलिए आज जब अंग्रेज़ भारत में थे तो ओपियम वगैरह है ना, एंड उनकी दोस्त फसलें पर जोर दिया जाता था ताकि जब ये बेचा जाए तो उनका देखो उचित मूल्य भी मिलता था कि अंग्रेज़ों को। तो इसलिए भारत के अंदर जैसे नील की खेती भी काफ़ी जोर दिया जाता था इससे। लेकिन जो इसका साइड इफेक्ट है अंग्रेज इसको देखते नहीं थे। तो ये चीज़ यहाँ पे है ना, जो कैश क्रॉप्स हैं उन पर जोर देने की बात की जाती है कि इनको ज़्यादा उगाया जाए। नई तकनीक और दोस्त वैज्ञानिक उपकरण है, इनकी जो विकास है किसानों के बीच में असमानताएं देखी जाती है। असमानता मतलब क्या हुआ कि कुछ किसान तो बेचारे ऐसे हैं दोस्त जो कि लैंडलेस है, जिनके अपने पास भूमि भी अपनी नहीं है, तो उनके पास ना कहीं टेक्नोलॉजी है, तो वो तो काफ़ी गरीब हैं। जिनको दोस्त अपने ऊपर क्योंकि कर्जाएँ भी हैं, इन भाई इनके बैंक कितना लोन देना है दोस्त, कभी बीज के इतना लोन लिया है, तो उनकी दिक्कत यहाँ पे है। प्लस कुछ किसान ऐसे हैं दोस्त जो नाम के ही किसान हैं बट उनके पास अथाह संपत्ति है, भूमि बहुत तगड़ी है, ट्रैक्टर बहुत हैं, टेक्नोलॉजी के नाम पे दोस्तों अथाह संपत्ति है उनके पास। तो ऐसे ही किसान दोस्तों जो एक जिनके पास कुछ भी नहीं है और जिनके पास है दोस्तों हैव्स और हैव्स नॉट, यानी कि 2 कैटेगरी में डिवाइड हो गए। एंड दो है ना, अमीर और गरीब आप यहाँ पे कह सकते हो। तो किसान की कैटेगरी बन गई है ना। तो उस किसानी के अंदर मतलब कि शोषण होता जा रहा है। तो ये यहाँ पे 2 चीज़ यहाँ पे बताना है आप सभी को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व और स्वरूप के बारे में बताइए। दोस्त ये सारे क्वेश्चन्स ओवर में भी आ सकते हैं अथवा में दिए गए हैं आपको, यानी कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्लियामेंट यानी कि जो प्रीएम्बल है उसके बारे में बताना है। ठीक है, जो पार्लियामेंट के अंदर आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे। पहले हम प्रीएम्बल की मीनिंग क्या है इसकी बात करते हैं। देखो जब भी हम कोई बुक खोलते हैं तो बुक के स्टार्टिंग में ही 1-2 पेज छोड़ के दोस्तों एक इंडेक्स दिया होता है। वो इंडेक्स हमें ये बताता है कि आखिर इस बुक के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। तो हमें पूरा थीम पता चल जाता है कि अच्छा इस बुक के अंदर ये है। वैसे ही दोस्त पूरे संविधान के अंदर अगर देखें तो 395 आर्टिकल्स हैं। अब पूरा हम आर्टिकल तो पढ़ने जाएंगे नहीं भाई, इसलिए पूरा संविधान हमें एक पेज में समझ में आ जाए कि अच्छा ये हमारे संविधान में लिखा गया है। तो उसी को कहते हैं हम पहला प्रीएम्बल, है ना, संविधान का इंडेक्स कह सकते हो आप, प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना। तो इसके अंदर संविधान के मूल दर्शन लिखे गए हैं। मूल दर्शन मतलब कि हमारा संविधान इंडियन पीपल को या इंडियन सिटीजन को दोस्त क्या देता है,
है ना, क्या हम उम्मीद करते हैं हमारे संविधान से। तो संविधान के जो मूल उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव हैं और गोल्स हैं, वो हमारे प्रीएम्बल में लिखे हुए हैं। दोस्त यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके द्वारा कहा गया था कि जिस उद्देश्य की प्राप्ति का संविधान से आशा की गई है वह स्पष्ट रूप से इसकी प्रस्तावना में दिया गया है। क्लियर है। पातली दोस्तों यहाँ पे कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी तथा संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। दोस्त इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पर देखते जाए, मैं अपनी स्लाइड्स में दोनों लैंग्वेज में बनाता हूँ। मेजोरिटी क्योंकि दोस्त हिंदी मीडियम वालों की है, इसलिए मैं ज़्यादातर हिंदी मीडियम में पहले बोल देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। अब दोस्त भारतीय संविधान का प्रीएम्बल देखोगे आप, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि सोवरेनिटी बनाना चाहते हैं कि भारत पूरा इंडिपेंडेंट हो, भारत से सोशल कंट्री यानी सोशलिज्म यानी कि हम ऐसा समाजवाद लाना चाहते हैं जहाँ पे लोगों को, जो पिछड़े लोग हैं, जो समाज में दोस्तों बैकवर्ड हैं, उनको भी आगे लेकर आए, समाज में समानता स्थापित करना चाहते हैं। दोस्त जो असहाय लोग हैं उनका सहारा बनना चाहते हैं। पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस मिलना चाहिए। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हो पूरी, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे दिखते रहे। प्रतिष्ठा और अवसर की समता होनी चाहिए, यानी कि जो अपॉर्चुनिटी है वो सभी को इक्वल मिलेगी तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, दोस्त लोगों की जो डिग्निटी है वो बना के रखा जाए और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए ये दोस्तों मैंने हमारा पूरा प्रस्तावना जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी पे जोर दिया गया है। इसके अंदर दोस्त हमें संविधानिक सॉवरेन है हमारा, सोशलिस्ट, सेकुलर है और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है। ये दोस्तों पॉइंट में आप समझ सकते हो। यानी कि 42वें संविधान संशोधन के अनुसार दोस्तों प्रस्तावना के अंदर समाजवादी धर्मनिरपेक्ष वर्ड जो है ये जोड़ा गया। जो धर्मनिरपेक्ष जो वर्ड है दोस्तों, इसके जगह पे पंथ निरपेक्ष वर्ड जोड़ा गया था। कौन सा वर्ड? पंथ निरपेक्ष। मतलब दोस्तों इसका सिंपल वही है, धर्मनिरपेक्ष, पंथ बोथ आर सेम, पर इसमें ये डिफरेंस है कि भारत में दोस्तों कुछ ऐसे भी लोग हैं जो धर्म को ना मान के वो पंथ को मानते हैं, जैसे कबीर पंथ हो गए, गुरु नानक पंथ हो गए, तो इसलिए इस वर्ड को ये जोड़ दिया गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ दिया गया। ठीक है। भारत का स्टेट जो है, भारत जो राज्य है, इसका कोई अपना धर्म या अपना कोई रिलीजन नहीं होगा। किसी एक धर्म को, किसी एक रिलीजन को स्टेट बढ़ावा नहीं देगा। और राष्ट्र की एकता और अखंडता दोस्तों, ये सारे वर्ड, ये यानी जो वर्ड बता रहा हूँ मैं, ये वर्ड 42वें संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी जी के द्वारा जोड़ा गया, जब भारत के अंदर आपातकाल चल रहा था टाइम पीरियड में। थर्ड पॉइंट क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो मुख्य बातें हैं ये बात करते हैं। देखो, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक की बात करता है, जस्टिस की बात करता है, सभी को लिबर्टी की बात करता है, इक्वलिटी और यूनिटी की बात करता है देश का प्रीएम्बल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है, फ्रीडम और एक्सप्रेशन देता है सभी को रिलीजन के साथ, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टाइटल्स, यानी कि जो हमारी समानता है दोस्त, किसी को ऐसा नहीं है कि विशेष राज्य के द्वारा किसी को टाइटल दे दी जाएगी, उसको कोई स्पेशल दर्जा दिया जाएगा। हाँ, तो अगर आप डॉक्टरेट करते हो, पीएचडी करते हो दोस्त, तो आपके नाम का ऑटोमेटिकली डॉक्टर लग जाता है। तो आपने अपनी योग्यता के अनुसार अपने वो पढ़ाई करके हासिल करिए तो वो अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट कोई अपने अकॉर्डिंग किसी को कोई टाइटल्स नहीं दे सकती, जैसे कि दोस्त अंग्रेज दिया करते थे, सर की उपाधि दिया करते थे, लॉर्ड की उपाधि होती थी, है ना। तो ये सब नहीं हो सकता। राष्ट्र की यूनिटी ऑफ नेशन की बात करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व क्या है? देखो, संविधान की प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान की आत्मा है। प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड दोस्तों पाइली के अनुसार ये कहा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना आज तक अंकित इस प्रकार के प्रलेखों में सर्वोच्च है। यह विचार, आदर्श और अभिव्यक्ति में अनुपम है। यह संविधान की आत्मा है। यह प्रस्तावना भारतीय के दृढ़ संकल्प के प्रतीक है। वे एकता का यानी एकता, यूनिटी प्राप्त कर ऐसे स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करेंगे जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व यानी कि यूनिटी, भाईचारे की भावना का विजय होगा। तो दोस्तों ये सारे जो लाइन कही गई है इसके अंदर, यानी प्रीएम्बल के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी आदर्शों को, पूरी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरा फिलोसफी है ये उसको दिखा रहे हैं। क्लियर है यहाँ पे? तो ये सारे पॉइंट दोस्तों आपको यहाँ पे समझ में आ गया है प्रीएम्बल के बारे में, आई होप। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, यानी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, भारतीय संविधान में मानव अधिकारों की क्या स्थिति है? भारत के जो संविधान है उसमें कानूनी तरीके से मानव अधिकारों पे क्या जोर दिया गया है, चाहे दोस्तों दलित वगैरह हो गया, आदिवासी हो गया, जैसे कि एसटी एससी को मेनली आप देखोगे तो रिजर्वेशन भी दिया गया है, विशेष दर्जा भी है। तो मानव अधिकारों को दोस्तों देखें हम तो मौलिक अधिकार के अंदर जगह दिया गया है। भारत के संविधान के दोस्त भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, यानी 12 से लेकर 35 तक सभी भारतीय लोगों को दोस्त मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट दिया गया है, ये जो कि व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर वो फंडामेंटल राइट नहीं होगा
तो एक इंसान का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? वो जीने का अधिकार ही नहीं होगा उसको, तो कैसे वो अपने आप को विकास कर सकता है? मौलिक अधिकारों को दोस्त संविधान में शामिल करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने 2 उद्देश्य बताए थे। कौन कौन से? एवरीवन हैज़ द राइट टू एक्सरसाइज दीज राइट्स, प्रत्येक व्यक्ति को इन अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार हो, प्रत्येक अधिकारी उन्हें मानने के लिए बाध्य हो। प्रत्येक अधिकारी यानी कि एवरी ऑफिसर इज बाउंड टू ओबे देम, यानी कि दोस्त कोई भी किसी के रेस्ट्रिक्शन है दोस्तों कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, ना ही दोस्त किसी की इक्वलिटी, लिबर्टी और जस्टिस का वायलेंस कर सकता है। अधिकार सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाते हैं, क्योंकि दोस्त मान लो कि अगर सरकार आपकी लिबर्टी पे खतरे में डालती है या सरकार कोई ऐसा काम करती है जिसकी आपका लिबर्टी या इक्वलिटी या जस्टिस का वायलेंस होता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। यही फंडामेंटल राइट्स के दोस्तों यहाँ पे एक खासियत है, ठीक है। विधानमंडल, कार्यपालिका या दोस्त जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी सरकार है इस टाइम दोस्त, वो भी आपके अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकती, ये ध्यान रखना है। जिस तक के दोस्तों आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने कहा था दोस्त, अब तो वो भी नहीं हो सकता। क्लियर है? मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं, जस्टिसेबल होते हैं। हम यानी कि अपनी जस्टिस पाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए विशेष संवैधानिक दोस्तों व्यवस्था है, ये जो कि भारतीय संविधान के धारा यानी कि अनुच्छेद 32 में दिया गया, आर्टिकल 32 में दिया गया, यानी कि राइट टू रेमेडीज, यानी कि दोस्तों इसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर मौलिक अधिकार को दोस्तों वायलेंस किया जाता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों रिट जारी करता है, जैसे कि बनती प्रतिरक्षणकरण रिट हो गया, परमादेश हो गया, प्रतिषेध हो गया, अधिकार प्रच्छा हो गया, उत्प्रेषण लेख हो गया। ये जस्ट आपको सिंपल एक लाइन में याद कर लेना, इतना एक्सप्लेन नहीं करना होता दोस्तों, क्योंकि ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है इस चैप्टर में, इस टॉपिक के अंदर। इसमें आपका पॉलिटी का पार्ट नहीं है जिसमें आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा, बट जस्ट आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये रिट्स है जो जारी कर सकती है हमारे देश की सरकार के दोस्तों अगेंस्ट में, या ऐसे लोगों का अगेंस्ट में जो जिसने आपके राइट्स का वायलेंस किया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। या दोस्तों निचली अदालत उनको लिए जारी किया जाता है। भारत में मानव अधिकार आंदोलन चले हैं दोस्तों काफ़ी, ये तो जनता मानव अधिकार के हनन को रोकने के लिए अलग अलग दोस्तों प्रकार के आंदोलन होते रहे हैं ऐसे, ठीक है दोस्तों। इसी को हम मानवाधिकार आंदोलन कहते हैं, जो कि इंसानों को या मानव के अधिकारों के लिए और उनके वायलेंस हो रहा है उनके अधिकारों के लिए दोस्त हमेशा से आवाज़ उठते रही है। इसके लिए 1995 में मानवाधिकार एक आयोग की स्थापना की गई थी, जो मेनली दोस्तों अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेंस हो रहा है तो उसको आवाज़ उठाकर ये सब मेन जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उस पर फोकस करवाती है, और दोस्त हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका फोकस जहाँ पे भी राइट्स का वायलेंस हुआ है वहाँ पे करवाते हैं, ताकि जल्द से जल्द उसका समाधान किया जा सके। दोस्त स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी अगर सिलेबस में भी देखोगे करिकुलम के अंदर, तो ह्यूमन राइट्स से संबंधित दोस्त आज काफ़ी सारे चैप्टर है, तभी हम ये सिलेबस में पढ़ भी रहे ह्यूमन राइट्स। इसमें दोस्त उपेक्षित समूह के मानव अधिकार, सबसे पहले दलितों के अधिकार इसके लेके हम देखेंगे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दोस्तों काफ़ी समय से लंबे अरसे से इन्होंने आवाज़ उठाई, अनुसूचित जाति की दोस्त समस्याओं को उठाया दलितों के लिए। दोस्तों गिलिन के अनुसार क्या है यहाँ पे, स्थानीय आदिवासियों के किसी भी ऐसे संग्रह को हम जनजाति कहते हैं जो एक सामान्य क्षेत्र में निवास करता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो तथा सामान्य संस्कृति के अनुसार व्यवहार करता हो। तो दोस्त मेनली जनजातीय की प्रॉब्लम, जैसे कि दलितों को अनटचुअलिटी का शिकार होना पड़ा, नीचे जाति का कहेगा दोस्त उनसे मतलब कि समाज का एक अलग दर्जा दिया गया कि भाई नहीं ये छुआछूत वाली बात आई, या नीचे जाति के लोग हैं इससे ब्राह्मण लोग दूषित हो जाएंगे, तो काफ़ी मतलब दोस्त इनको झेलना पड़ा। और इसमें हमारे भीमराव अम्बेडकर जी भी हैं दोस्त, जो भारत के संविधान निर्माता, दलितों के मसीहा दोस्त, समाज सुधारक, भारत के पहले कानून मंत्री, कानून के ज्ञाता दोस्त, जो भी कहो कम है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के लिए। तो आदिवासी जनजातियों की मानवाधिकार समस्या क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले तो आर्थिक समस्या, देखो आदिवासियों की जो स्थिति है इस टाइम बहुत दंदनीय होती है। ऐसा किस लिए, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो किसी को कोई भी इंडस्ट्री लगाना है तो ये देखो मेनली जो आदिवासी का है, जंगल जैसे बनों के इलाके में ज़्यादा तक ये रहते हैं, तो कोई भी इंडस्ट्री लगाना है तो बिजनेसमैन वहाँ पे जाता है दोस्त, इनके इलाके को ले लेता है और इनका मुआवजे के रूप में चंद पैसे दे के दोस्त इनको फुसलाने का काम करता है। और अगर ये नहीं मानते आदिवासी तो इन पे अटैक किया दोस्त, अलग अलग तरीके से आक्रमण किया जाता है, इनको दोस्त मार भी दिया जाता है। ये दोस्त अक्सर केसेस झारखंड, उड़ीसा या छत्तीसगढ़ में देखा जाता है, बिहार में जिन इलाकों से देखा जाता है ये। तो आर्थिक बहुत यहाँ पे जो समस्या है इनका, बहुत गरीबी में रहते हैं ये, ठीक है। तो सामाजिक समस्याओं को दोस्तों यानी कि जो इनका बैकवर्डनेस है दोस्त, इसीलिए एससी को या दोस्तों कह सकते हो जो एसटी को जो रिजर्वेशन दिया गया है, वो आर्थिक समस्याओं से यानी कि जो इतिहास में इनके साथ, जो हिस्ट्री में इनके साथ दोस्तों जो हुई है मतलब कि एक्सप्लोटेशन, जो इनके साथ शोषण किया गया है, ये उससे उभर सके, उनकी जो सामाजिक समस्या है ये सोल्व हो सके दोस्त। सांस्कृतिक रूप से जो इनकी मेन समस्याएं होती है यार, कि देखो इनका मेन अपना कल्चर है,
बोलचाल अपना है, भाषा इनकी अपनी है। तो आज अगर इन कोई और उस इलाके में जाता है तो दोस्त मेन जो हमारे पास संकट आती है कि इनकी जो कल्चर है, इनकी जो संस्कृति है दोस्त वो लुप्त ना हो जाए, कहीं ना कहीं दोस्त ये खत्म ना हो जाए। तो आज हमें ज़रूरत ये है हमारे देश की सरकार को कि दोस्त इनकी संस्कृति को बचा के रखा जाए, क्योंकि हमारे देश के जो लोग हैं दोस्त यही मूल निवासी हैं, ठीक है। यही लोग जो वन में कितने समय से रहते आ रहे हैं भारत के अंदर। हेल्थ प्रॉब्लम दोस्त सबसे ज़्यादा है, देखो ऐसे इलाके में रहते हैं ये, तो जहाँ पे आप कह सकते हो कि समस्याएं देखी जाती है हेल्थ केयर को लेकर, तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इनके लिए दोस्तों ऐसे मतलब कि मुहिम निकालती है ताकि इनकी जो हेल्थ इश्यूज़ है वो ठीक हो सके। एंड जो ऋणग्रस्त ऐसे काफ़ी सारे जो आदिवासी भाई बहन लोग हैं हमारे, वो बैंकों के या दोस्त ऐसे सूदखोरों के लोन में फंस जाते हैं और इसी में दोस्तों ये दबे कुचले रह जाते हैं। इसलिए सरकार इनके लिए पॉलिसी लेकर आती है कि किस तरीके से इनको ऋण से निकाला जा सके। तो मेनली दोस्तों ये 5 यहाँ पे प्रॉब्लम है जो आदिवासी जनजातियों की मेन प्रॉब्लम है। महिलाओं के अधिकार को लेकर दोस्तों मेन भारत के अंदर क्या है ये देखते हैं हम। देखो सबसे पहले भारत में लिंग अनुपात में पुरुष स्त्रियों की तुलना में अधिक है, यानी कि पुरुष जो है वो स्त्रियों की तुलना में अधिक है दोस्त, ऐसे कई स्टेट के अंदर, बट कई स्टेट के अंदर स्थिति बेहतर है। ये फर्स्ट पॉइंट क्या है दोस्त, आज भी दोस्त पुत्र को वरीयता दी जाती है, यानी कि प्रेफरेंस दिया जाता है एक सन को कि एक पुत्र पैदा होना चाहिए। स्त्री शिक्षा का अनुपात दोस्तों बहुत कम है आज भी, ऐसा नहीं है कि सभी जगह पे कम है। आज दोस्तों केरला की स्थिति भी थोड़ा बेहतर है, पता है हमको ये, तो आज थोड़ी दूसरी कंडीशन बेहतर है महिलाओं की कंडीशन में भी, आज भी लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अभी भी एक मेंटलिटी दोस्त जो है यूपी बिहार के अंदर कि यही कि पढ़ लिख के क्या ही करेगी ये, लड़की तो है 4 दीवार में रहेगी। अरे 12th करवा दीजिए, बस लड़का देखना स्टार्ट करो, काम खत्म, शादी निपटाओ, है हमारा एक बोझ हल्का हो जाएगा। तो लड़कियों को दोस्त ये जो बोझ वर्ड है ये यूज करके ना उनकी योग्यता का अपमान किया जाता है, और ये भारतीय समाज के दृष्टि में एक समस्या है ये। क्योंकि जब एक लड़की पढ़ लेगी ना तो जो दहेज प्रथा की जो तमाचा मारा जाता है एक बाप के मुंह पे, लड़की के बाप के मुंह पे, ये देखने को नहीं मिलेगा। तो लड़की को दोस्त एक वेल एजुकेटेड होनी चाहिए, तभी समाज के अंदर लड़के खुद भाग के आएंगे उस लड़की से शादी करने के लिए, है ना, एक बाप को झुकना भी नहीं पड़ेगा। तो आज स्त्री की शिक्षा पे हमें जोर देना चाहिए, जो कि मेन समस्या है, क्योंकि देखेंगे दोस्तों अनुपात कम है एंड आर्थिक संसाधनों तक दोस्तों स्त्रियों की पहुंच और नियंत्रण बहुत कम है। क्योंकि अभी भी 4 दीवारी में झाड़ू पोछा कर तक दोस्त, एंड शादी भी हो गई तो बच्चे हो गए तो बस काम खत्म, वही घर में रहेगी वो, कोई उसमें लिमिटेड एरिया तक उनको लिमिट रखा जाता है, आगे निकलने नहीं जाता। तो ऐसा नहीं है कि उनमें योग्यता नहीं है। स्त्री पुरुष दोनों को एक समान भाव से देखना चाहिए। महिलाएं पुरुषों की तुलना में तो ज़्यादा श्रम करती है, जैसे कि चाहे घर का काम हो, भाई अगर आप ही देख लो, आप एक बार किचन में चले जाओ और नमक का डब्बा ढूंढ लो, भाई खाने में नमक कितना डालना है डाल के देखो तो पागल हो जाओ, उससे बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि महिला जैसे, देखो सब अपने अपने फील्ड में माहिर होते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे इस चीज़ को लेकर कि वो महिला है इसलिए वो ये चीज़ नहीं कर सकती, ये चीज़ दोस्तों हमारे समाज की गलत है, और ये पुरानी प्रथा है जो मुझे लगता है दोस्त अब बहुत चेंज हुई है इसके अंदर, लेकिन अभी भी कुछ गाँव दराज के अंदर ये देखा जाता है। पितृवंशीय समाज है दोस्त, महिला हमेशा इसकी विरोध करते आई है। जो पेट्रियार्कल सिस्टम है हमारे समाज का कि जो पिता की संपत्ति उस पर बड़े बेटे यानी पुत्रों का अधिकार होगा, बेटों का अधिकार होगा दोस्त, जो कि बोलकर डिस्क्रिमिनेशन को दिखाता है। महिलाओं को आज भी दोस्त संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाता, और पितृसत्तात्मक समाज के अंदर सिर्फ पुत्रों को ही महत्व दिया जाता है दोस्त। ये यज्ञ करवा के सिर्फ पुत्रों के लिए प्रार्थना करना भगवान के पुत्र की प्राप्ति हो, तो ये शुरू से चला आ रहा है ये तो भारतीय समाज के अंदर है। जो जिस समाज के अंदर ना महिला यानी कि लड़की पैदा ना हो हम ये सोचते हैं, और लेकिन दोस्त हमें जो जिसने हमें पैदा किया है दोस्त वो एक तो लड़की एक महिला ही होती है यार। मेंटलिटी समाज से कुछ अलग ही जाती है, लेकिन आज इसमें चेंजेस आया। ये पूरी दोस्तों कहानी दास्तां आप अपने पूरे आंसर्स में लिखिएगा, पूरे हिस्से बना के लिखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में महिलाओं के संबंध में संचालित विभिन्न नारी आंदोलन का वर्णन करना है आपको, अलग अलग नारी आंदोलन के बारे में बताना है। देखो दोस्तों 19वीं सेंचुरी के अंदर भारतीय समाज में यानी कि सोशल रिफॉर्म करने के लिए अलग अलग लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जिसमें सबसे पहला नाम आता है राजा राम मोहन राय के द्वारा, जो नारी विकास या कह सकते हैं कि दोस्त ऐसे भारत के फर्स्ट फेमिनिस्ट हुए, फर्स्ट ये भारत के नारीवादी हुए जिन्होंने महिलाओं और पुरुषों में समानता की बात करी। इसके दोस्तों इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना करी, जिसमें सभी लोगों को इसने जोड़ा राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। एंड दोस्तों इनका मेन मकसद था कि ये जो सती प्रथा है इसको ख़त्म करना है, और दोस्तों ने रोल बेंटिंग विलियम के द्वारा 1829 में जो ख़त्म भी करवाया। एंड विधवा विवाह को इन्होंने दोस्तों स्टार्ट करवाया कि जो विधवा यानी हो जाती थी उस कम उम्र में, क्योंकि बाल विवाह हुआ करता था, चाइल्ड मैरिज, इसके अगेंस्ट में उन्होंने बात उठाई। एंड जो विधवा हो जाती थी उस कम उम्र में उनका पुनर्विवाह होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है सती प्रथा जैसी प्रथा भारत के दोस्तों समाज पे कलंक साबित होती आ रही है। तो महिला की स्थिति में सुधार करने के लिए दोस्त, आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए बहुत जोर दिया इन्होंने राजा राम मोहन राय जी द्वारा।
दोस्त मॉडर्न इंडिया का इनको फादर कहा जाता है, राजा राम मोहन राय जी को। इसके बाद नाम आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का दोस्त। इन्होंने भी महिलाओं के उत्थान के लिए दोस्त जो बातें करी है, इन्होंने राजा राम मोहन राय की बातों को दोस्त कंटिन्यू किया और इस तरीके से इन्होंने महिलाओं की शिक्षा पे जोर दिया, महिलाओं और पुरुष में समानता पे दोस्तों जोर दिया और इस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन उस टाइम था भारतीय समाज के अंदर महिलाओं के प्रति उसको ख़त्म करने की बात कही। थर्ड पॉइंट क्या है, वह रामजी मालावारी के द्वारा। दोस्तों वह रामजी मालावारी जो थे, इन्होंने बाल विवाह को ख़त्म करने पर जोर दिया कि बाल विवाह ख़त्म होना चाहिए दोस्त। अगर कम उम्र में ही लड़की की शादी हो जाती है तो एक लड़की की व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है उसका निखार नहीं हो पाता, उसका विकास नहीं हो पाता और दोस्तों जल्दी वो कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो इस तरीके से बहराम जी ने इसका अगेंस्ट में अपनी आवाज़ उठाई ताकि महिला और पुरुषों में समानता हो। और दोस्त इसका एक एज होना चाहिए। जिस टाइम महिला की दोस्तों शादी होती थी, आप समझ सकते हो यार कि 12 साल से पहले महिलाओं की शादी यानी एक लड़की की शादी करना कंपलसरी माना जाता था। अगर 12 साल के बाद अगर लड़की की शादी होती है तो वो स्वर्ग में नहीं जाएगी दोस्त। ये उसके घर वालों के लिए, उसके पिता स्वर्ग में नहीं जाएंगे, एक घर वाले यानी कि अपमान माना जाता था। तो ऐसे समाज की मेंटलिटी रहेगी तो कैसे चलेगा हमारा समाज यार। तो बहराम जी ने इस चीज़ बाल विवाह के प्रति अगेंस्ट में अपनी बात उठाई। इसके बाद दोस्तों महादेव गोविंद रानडे द्वारा, इन्होंने दोस्त पश्चिमी सभ्यताओं का जो हम वेस्टर्न कल्चराइजेशन कर रहे हैं कि हम पूरी पश्चिमी सभ्यता को अपनाए जा रहे हैं, तो इन्होंने वेस्टर्न कल्चर्स का इन्होंने अपोज किया और इस तरीके से इन्होंने ये कहा कि अगर वेल एजुकेटेड महिला होगी तो समाज के अंदर उनके महत्व बढ़ेगा और जिस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होते हैं उनको लिमिटेड एरिया तक दोस्तों दबा के रखा जाता है, ये और महिलाओं का उत्थान होगा। तो ये सारे दोस्तों महिलाओं के उत्थान के लिए अपना इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, एंड नारी आंदोलन के प्रति समाज सुधारकों के योगदान की हम समीक्षा करें। देखो सबसे पहले उन्होंने इंक्रीज़ किया था इन्होंने स्कोप में, क्योंकि इनके बाद दोस्त और भी ऐसे कई विचारक आए जिन्होंने महिला सुधार की बात करी एंड सोशल एक्टिविटी दोस्तों इंक्रीज हुआ और महिलाओं के दोस्तों आंदोलन और तेज़ी से बढ़ा। आगे चल के दोस्तों स्थिति आज बहुत बेहतर है महिलाओं के लिए। आज भी दोस्तों काफ़ी हमारी गवर्नमेंट भी और सोशल तरीके से आज भी समाज के अंदर लोग जागरूक हैं जो महिलाओं राइट्स की और इक्वलिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दोस्त, देखो जो हमने क्वेश्चन की बात कर ली इस टाइम, मैं पहले आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने क्वेश्चन कर लिया इसके अंदर। देखो हमने जाति, लिंग और मानसिकता तथा वर्ग का विशिष्ट श्रेणियों के रूप में विवेचन कीजिए, ये हमने क्वेश्चन कर लिया हमने, ठीक है। वैश्वीकरण ये देख लिया हमने, इसकी मुख्य देखो विशेषता क्या है, ये सारे पॉइंट हम पूरे बना सकते हैं। इसके मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना रखी हैं और यूट्यूब पे भी देख सकते हो। एंड इसका इफेक्ट देख लिया हमने पीजेंट और लिवर्स के ऊपर। मानव अधिकार के अधिकार मेनली जो ह्यूमन राइट्स है, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारा हो गया, प्रियम्बल हमारा हो गया। एंड तो ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है यार, ये आपको ध्यान रखना है, भारत में दलित वर्ग आंदोलन के उदय एवं विकास का विवेचन, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आरक्षण की राजनीति के संदर्भ में आपको बताना है। यानी कि जो आज ST हो, यानी कि आप कह सकते हो कि जो पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण की राजनीति है, जिसको वोट बैंक के साथ भी जोड़ा जाता है, आप पे इसको बताना है दोस्त, ठीक है। इस पर आप ऐसे लिख सकते हो, ये बहुत ईजी हमारा क्वेश्चन है, बट आपको स्टोरी के बैकग्राउंड से बताना होगा इस क्वेश्चन के आंसर को। आप क्लियर है कि यानी कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके विकास के लिए क्या कदम उठाई गई है भारतीय सरकार के द्वारा, ये बताना है। इसको और में दिया गया है, भारत में पिछड़े वर्गों के आंदोलन का विवेचना करना है आप सभी को, ये हो गया यहाँ पे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, मुख्य विशेषताओं के बारे में बताना है आप सभी को। यानी दोस्त 1986 के अंदर जो ये पास किया गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसके तहत दोस्तों कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट के लिए तो एक दुकानदार से पूछ सकता है, जानकारी ले सकता है और दुकानदार उसको बताएगा भी। तो एज अ कंज्यूमर हम दोस्त दुकानदार से हम जान सकते हैं, हमारे पास वो राइट है, हम दोस्त MRP जान सकते हैं। अगर कोई ऐसा कहता भी दोस्तों को बताने से मना भी करता है, हमारे राइट्स का वॉयलेंस होता है, तो दोस्तों हम सीधे हम उपभोक्ता न्यायालय में जा सकते हैं, यानी कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, उसके अगेंस्ट में केस कर सकते हैं। एंड दोस्तों भारतीय संविधान में मानव अधिकार वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है। एंड भारत में नारियों की जीवन दशा एवं गुणवत्ता पे दोस्तों क्वेश्चन आना ही आना है। नारीवाद पे तो एक महिला पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा और ह्यूमन राइट्स पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बताइए, सारे क्वेश्चन देख लीजिए आप। बाकी जो मैंने आपको भी नोट्स दिखाया है दोस्त एंड जो स्लाइड्स दिखाए मैंने, इन सभी के क्वेश्चंस और आंसर्स मेरे नोट्स के अंदर है। नोट्स के लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप नोट्स ले लीजिए। तो टाइम बहुत कम था इसलिए मैंने आपको ब्रीफ में सारे क्वेश्चंस को समझा दिया है। बाकी आप नोट्स ले लीजिए एक और उससे पढ़ लीजिए दोस्त। नोट्स के लिंक और स्लाइड्स जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं, इन स्लाइड्स के लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, वहाँ से दोस्तों जाइए और ले लीजिए। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। मिलूंगा दोस्त आपसे नेक्स्ट किसी और वीडियो के अंदर। जब तक दोस्त चैनल पे बने रहें और इस वीडियो को सभी जगह शेयर करें। दोस्त कैसी लगी आपको ये वीडियो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद, जय भारत।